द बिगेस्ट ट्रिक ऑफ सॉल्विंग क्वांट्स इन कैट एग्जाम इज सिंपलिसिटी। तुम कैट एग्जाम में बैठे हो, तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है। अगर तुम उस क्वेश्चन को देख के एक मेंटल रूट बना पा रहे हो कि उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं तो मूव ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर तुम कैट 24 में 11 आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर लेते तो भी तुमको 99% आ जाते, और वही मैं इस वीडियो में करके बताऊंगा। When 3 to the power 333 is divided by 11, the remainder is। बड़ा ही सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। इसको अपन यूलर कॉन्सेप्ट यूज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यूलर को कैसे अप्लाई करते हैं मैंने इस वीडियो में सिखा रखा है। तो अपन ने 11 लिया, इसका यूलर निकालना है। अब ये प्राइम नंबर है तो उसका यूलर इससे एक कम रहेगा, मतलब ये 10 आ जाएगा। मैंने क्या सिखाया था, पावर को मॉड करो यूलर से, मतलब 333 मॉड 10 करो। अब 333 से 10 को डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा रिमाइंडर बचेगा 3। अब ये 3 बचा, इस 3 को ऊपर जाके पावर में रिप्लेस कर दो, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो नया क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 की पावर 3 मॉड 11, मतलब 27 मॉड 11। अब 27 को 11 से मॉड करेंगे तो 22 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5। तो 5 इज द राइट आंसर। बीना incurs 19% लॉस when she sells a product at rupees 4860 to श्याम। तो बीना ने किसी प्राइस पे खरीदा होगा, लेट्स से एक्स प्राइस पे खरीदा। उसके बाद उसने 19% कम करके मल्टीप्लाइड बाय 0.81 करके श्याम को बेच दिया, कितने में, 4860 रुपीज में। तो बीना ने कितने में खरीदा होगा, x इंटू 0.81 इज इक्वल टू 4860। इसको उधर भेज दो डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 4860 डिवाइडेड बाय 0.81। कैट की कमाल की बात है, वहां पे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, x की वैल्यू आ जाएगी 6000। मतलब 6000 रुपीज उसने खरीदा, 19% लॉस करा और 4860 रुपीज में उसने बेच दिया। बहुत बढ़िया। तो अपने को समझ में आ गया है दिस वैल्यू इज 6000। हु इन टर्न सेल्स द प्रोडक्ट टू हरी। तो ये प्रोडक्ट जो है आगे उसने हरी को बेच दिया। कितने प्राइस में बेचा अपने को नहीं पता, अपन कहते हैं वाई प्राइस में बेचा, ठीक है। इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेस प्राइस ऑफ हरी, जितने में भी हरी ने खरीदा उसी प्राइस पे अगर बीना श्याम को बेच देती, तो बीना ने 6000 में खरीदा और उसी प्राइस पे, कौन से, हरी वाली प्राइस पे अगर वो श्याम को बेच देती तो शी वुड हैव ऑब्टेन्ड 17% प्रॉफिट। वो 17% प्रॉफिट बना लेती, मतलब इंटू 1.17। अपन समझ गए हैं 6000 इंटू 1.17 इज द परचेस प्राइस ऑफ हरी इज इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई की वैल्यू आ गई 7020। हरी ने 7020 में खरीदा था, बहुत बढ़िया। देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय श्याम इज, श्याम ने 4860 में खरीदा और 7020 में सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट कमा लिया, 7020 माइनस 4860 दैट इज इक्वल्स टू 2160। दिस इज द राइट आंसर। ऑल द वैल्यूज ऑफ x satisfying this inequality are। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लिटरली जिसने इनइक्वालिटी की पहली क्लास भी करी है उसको आराम से सॉल्व कर सकता है। ये इनइक्वालिटी दी हुई है और x की वैल्यू पूछी गई है, क्या करना है, तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में, तुम सिर्फ प्लस माइनस कर सकते हो, इस पूरी चीज को उधर भेज सकते हो। तो तुमने क्या करा, 1/x + 5 माइनस 1/2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। नीचे ले लो एलसीएम, x + 5 इंटू 2x - 3, ऊपर क्या हो जाएगा, 2x - 3 माइनस x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर बन गया तुम्हारे पास x - 8, नीचे बन गया x + 5 इंटू 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। अपन ने बना दी नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया x = 8, एक हो गया 3/2, एक हो गया -5। 8 3/2 -5, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन का साइन है, तो सीधी सी बात है x की वैल्यू -5 से छोटी होनी चाहिए या 3/2 या 8 के बीच में होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। If m and n are natural numbers such that n is greater than 1 and m की पावर n is equals to 2 की पावर 25 into 3 की पावर 40, then m minus n equals। अब m भी नेचुरल नंबर है, n भी नेचुरल नंबर है,
जहां n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूं कि मैं n की ऐसी वैल्यू निकाल लूं, मैं पावर ऐसी कॉमन निकाल लूं कि अंदर एक नंबर बच जाए और एक कॉमन पावर चले जाए। मैं इस नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदर एक नंबर बन जाए और ऊपर एक पावर बन जाए। अब ऊपर एक पावर बनाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे कॉमन पावर लगेगी। मेरे को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि यार ये 2 और 3 में से मैं कितनी पावर कॉमन निकाल सकता हूँ। ध्यान से देखना, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 और 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 8 इंटू 5। सीधी सी बात है। अब 2 की पावर 5 इंटू 5 को मैं प्रॉपर्टी लगा के क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर 5 की पावर 5। सेम चीज मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 8 की पावर 5। मैंने ये 5 पावर कॉमन निकाल ली, ये 5 पावर मैंने अलग से ले ली। अब मैं पूरे को 5 पावर दे सकता हूं। मैं कह सकता हूं ये अपने आप में एक नंबर है, ये अपने आप में एक नंबर है। 2 की पावर 5 अपने आप में एक नंबर है, 3 की पावर 8 अपने आप में एक नंबर है। दोनों को करो मल्टीप्लाई और उसकी होल पावर ले लो 5। मैं यही तो करना चाह रहा था। मैं एक नंबर की एक नेचुरल नंबर पावर निकालना चाहता था। ये नंबर आ गया m और ये नंबर आ गया n। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है ही। 2 की पावर 5 निकालो, 3 की पावर 8 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या वैल्यू आएगी? 209952। ये हो गई m की वैल्यू और n की वैल्यू तो 5 तुमको पता ही है। तो जो स्टार्टिंग में मेरे पास नंबर था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया m टू द पावर n के फॉर्मेट में, जहां m भी नेचुरल नंबर है, n भी नेचुरल नंबर है और n 1 से बड़ा है। ठीक है, अब मेरे से फाइनली क्या पूछा गया है? m माइनस n पूछा गया है। मतलब 209952 माइनस 5 पूछा गया है। तो दैट इज इक्वल्स टू 209947। दिस इज द राइट आंसर। A vessel contained a certain amount of solution of acid and water. तो let's say A acid है और W water है। ठीक है, when 2 liters of water was added to it, जब मैंने वाटर में 2 लीटर्स ऐड कर दिया तो वाटर कितना हो गया? W प्लस 2 हो गया। एसिड तो वैसा का वैसा A है। ठीक है, द न्यू सोल्यूशन हैड 50% एसिड कॉन्सेंट्रेशन। 50% एसिड कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? जितना एसिड है उतना ही वाटर है, दोनों 50-50 चल रहे हैं ना। मतलब ये A जो है ये W प्लस 2 के बराबर है। जितना एसिड है उतना ही वाटर है, तभी तो 50% कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब अपने को एक इक्वेशन मिल गई, A इज इक्वल्स टू W प्लस 2। ठीक है, इसको अपन साइड में रख लेते हैं। When 15 liters of acid was further added to the new solution, अब इस एसिड में 15 लीटर्स और ऐड करा तो कितना हो गया? A प्लस 15। वाटर तो सेम टू सेम है, वाटर के बारे में अपन ने कुछ नहीं चेंज करा, तो वाटर हो गया W प्लस 2। बहुत बढ़िया। द फाइनल सोल्यूशन हैड 80% एसिड कॉन्सेंट्रेशन। अब इतना एसिड है और इतना वाटर है, इस सोल्यूशन में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 80% है। 80% कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड अपॉन टोटल सोल्यूशन, ये 80% के बराबर, मतलब ये 80/100 के बराबर हो गया। ये दे रखा है। कितना एसिड है अपने पास? अपने पास है A प्लस 15 एसिड और टोटल सोल्यूशन कितना है अपने पास? एसिड भी है और वाटर भी है, तो टोटल में A प्लस 15 तो आएगा ही, साथ में वाटर का W प्लस 2 भी आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 80%, 80/100। ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके अपन जो भी वैल्यू निकालनी होगी, क्या निकालना है? रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको इससे कैंसिल कर दिया, 10 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। 10A प्लस 150 इज इक्वल्स टू 8A प्लस 8W प्लस 136। तो 14 इज इक्वल्स टू 8W माइनस 2A। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी? A इज इक्वल्स टू W प्लस 2। A इज इक्वल्स टू W प्लस 2। एक काम करते हैं, ये A की वैल्यू यहां डाल देते हैं। 14 इज इक्वल्स टू 8W माइनस 2 इंटू W प्लस 2। ठीक है, 8W माइनस 2W माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। इसको वहां भेज देते हैं। 18 इज इक्वल्स टू 6W। W की फाइनल वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3। वाटर था तुम्हारे पास 3 लीटर्स, तो दिस इज 3।
और ए कितना था, W+2, मतलब एसिड तुम्हारे पास स्टार्टिंग में था 5। क्या पूछा है, रेशो पूछा गया है वाटर का एसिड से, तो 3:5 इज द राइट आंसर। The coordinates of three vertices of a triangle are 1,2, 7,2 and 1,10 when the radius of in circle of the triangle is। तो तुमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, उन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके तुम साइड्स की लेंथ निकाल सकते हो। उसके बाद तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। किसी भी ट्राइंगल की अगर तुमको इन रेडियस निकालनी है, उसके अंदर तुमको इन सर्कल बनाना है, ये तो मैंने काफी फनी सा बना दिया, मगर जो भी है सर्कल है, उस सर्कल की अगर तुमको रेडियस निकालनी है, तो वो जो रेडियस है उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब तुमको वर्टाइसिस पता है, अब तुम ये वाली लेंथ कैसे निकालोगे, ये लेंथ निकालोगे तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे सिंपलेस्ट सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर तुमको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो तुम उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, स्क्वायर कर लो, वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, स्क्वायर कर लो, और पूरे का अंडर रूट ले लो। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तुम्हें अगर ये डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी डिस्टेंस, 1,2 से 7,2 के बीच की, पहले इस 7 में से इस 1 को माइनस कर लो, x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लो, तो 7 माइनस 1 क्या हुआ, 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस y का 2 हो गया और y का 2 हो गया, दोनों ही y में 2 की वैल्यू है, तो 2 माइनस 2 मतलब 0 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकाल लो। 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज बेसिकली 6। तो ये डिस्टेंस आ गई 6। अब तुम ये वाली लेंथ निकाल रहे हो, इस लेंथ के लिए x की वैल्यूज को माइनस करो, मतलब 7 माइनस 1 कितना, 6 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यूज को माइनस करो, 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 64 प्लस 36 का अंडर रूट हो गया 100 का अंडर रूट बेसिकली मतलब 10। ये वैल्यू आ गई 10, बहुत बढ़िया। अब तुमको थर्ड डिस्टेंस निकालनी है। थर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए वही सेम चीज करनी है, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू माइनस, तो ये x और ये x को माइनस करो, कितना आया, 0 का स्क्वायर, प्लस ये y और ये y को माइनस करो, क्या आया, 8 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, मतलब ये भी वैल्यू आ गई 8 के बराबर। ठीक है, तो तुमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल ली। क्या क्या साइड्स है, 6, 8 और 10। अब ये सोचने वाली बात है यार, 6, 8, 10 कौन सा ट्राइंगल होता है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अपन ने पढ़े थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट दिस पॉइंट। बहुत बढ़िया। अब डिस्टेंसेस मुझे मालूम है, मुझे एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर निकालना है। एरिया कैसे निकालूंगा मैं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इस 6 को बेस मान लूंगा, इसको राइट एंगल मान लूंगा, तो ये 8 हाइट हो जाएगी, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8, ये आ गया एरिया। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर निकालो, उसका आधा कर लो, तो पेरीमीटर है 6 प्लस 8 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 24। 24 का आधा मतलब 12, ये इससे कैंसिल हो गया 3 से, तो ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 12, 24 बाय 12 इक्वल टू 2, इन रेडियस की वैल्यू है 2, 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, इसमें मेन वर्ड प्ले पे खेलते आना चाहिए, तुमको ये समझते आना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। When Rajesh's age was the same age as the present age of गरिमा, जब राजेश की एज गरिमा के एज के बराबर रही होगी पास्ट में, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजेश की एज गरिमा से ज्यादा है, तभी तो पास्ट में उसकी एज गरिमा के बराबर रही होगी। मतलब मान लो राजेश की एज है 50 और गरिमा की एज है 30, करंट एज, तो पास्ट में यानी 20 साल पहले उसकी एज भी 30 रही होगी, 20 ईयर्स अगो 30 उसकी एज रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं राजेश की एज ज्यादा है गरिमा से। एक काम करते हैं, अपन राजेश की उम्र मान लेते हैं x और गरिमा की मान लेते हैं y। कब, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में दिस इज x एंड दैट इज y। ठीक है, अब बात चल रही है उस समय की जब राजेश की एज गरिमा के बराबर रही होगी। इसको अपन थोड़ा इलस्ट्रेशन से समझते हैं।
मान लो अभी करंट राजेश की एज है 50 और गरिमा की एज है 30। मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं? मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब राजेश की एज 30 हो गई। मतलब मैं 20 ईयर्स अगो की बात कर रहा हूं। मैं -20 ईयर्स की बात कर रहा हूं। ये मैं -20 कहां से निकाल कर लाया? कैसे मुझे मालूम पड़ा कि यार 20 साल पहले की बात हुई है? ये इन दोनों का डिफरेंस है। मैं 20 ईयर्स अगो की बात कर रहा हूं और वो 20 ईयर्स मैंने निकाला कैसे? 50 - 30 करके। ये 30 20 साल पहले रहा होगा और वो 20 कैसे निकाला मैंने? 50 - 30 करके, कहीं ना कहीं x - y करके। तो बात चल रही है उस समय की जब राजेश की उम्र गरिमा के बराबर रही होगी। मतलब कितने साल पहले की बात चल रही है? x - y ईयर्स अगो की बात चल रही है। मतलब x - y ईयर्स अगो राजेश क्या बन जाएगा? राजेश बन जाएगा y। x था, उसमें से मैंने x - y कम कर दिया। x - y भी एक नंबर है, उसको मैंने x से कम कर दिया तो वो y के बराबर हो गया। सिमिलरली गरिमा की भी तो एज कम होगी, x - y ईयर्स अगो। तो इसमें से भी मैंने घटा दिया क्या? x - y। तो y माइनस x - y कितना हो गया? 2y - x। ये हो गई गरिमा की एज। कितने साल पहले? x - y ईयर्स अगो। यहां पे दिया हुआ है कि जो रेशियो है एजिस का वो 3:2 है। तो राजेश इज टू गरिमा इज 3:2। मतलब दिस y अपॉन 2y - x ये दे रखा है 3:2 के बराबर। ये वहां मल्टीप्लाई, ये वहां मल्टीप्लाई। 2y इज इक्वल्स टू 6y - 3x। तो 3x इज इक्वल्स टू 4y। तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 4/3। 4:3 का रेशो है x और y का। ये मुझे मालूम पड़ गया। मतलब अगर राजेश 4 है तो गरिमा 3 है, राजेश 40 है तो गरिमा 30 है। ठीक है, एक काम करते हैं, अपन 40-30 वाला नंबर ले लेते हैं। अपन ने बोला ये 40 है तो ये 30 है। When गरिमा's एज becomes as the present age of राजेश। प्रेजेंट एज थी 40 राजेश की, क्योंकि 4:3 का रेशो था, तो अपन ने मान लिया चलो 40-30 कन्वीनियंट नंबर है काम करने के लिए। जब गरिमा की एज राजेश जितनी हो जाएगी, मतलब फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर यानी 10 साल इंटू फ्यूचर प्लस 10 ईयर्स इंटू फ्यूचर, गरिमा विल बिकम 40। तो राजेश कितना हो जाएगा? ये भी +10 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तब पूछा गया है राजेश और गरिमा की एज का रेशो क्या है? तो 50:40 दैट इज इक्वल्स टू 5:4। दिस इज द राइट आंसर। A bus starts at 9 a.m. and follows a fixed route every day. One day it traveled at a constant speed of 60 km per hour and reached its destination 3.5 hours later than its scheduled arrival time. तो कोई डिस्टेंस है d, इस पे बस चलती है, ठीक है। अब जब वो d डिस्टेंस चलती है तो उसको t टाइम लगता होगा। तो नॉर्मली डिस्टेंस है, नॉर्मल किसी स्पीड पे जाती है और t टाइम में पहुंच जाती है। एक दिन क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस थी उसने 60 की स्पीड पे कवर करी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये डिस्टेंस उसने 60 की स्पीड से कवर करी और इसको नॉर्मल टाइम से 3.5 आवर्स ज्यादा लग गए। तो टी टाइम नॉर्मली लगता था, इसमें 3.5 एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे इट ट्रेवल्ड 2/3 ऑफ इट्स रूट इन 1/3 ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्रैवल टाइम। नेक्स्ट डे क्या हुआ? ये पूरी डी डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस का 2/3 पार्ट, तो इसका जो स्टार्टिंग का 2/3 पार्ट था 2/3 डी, जो आगे वाला पार्ट होगा वो 1/3 डी है। जो भी डिस्टेंस है उसका 2/3 पहले 1/3 अलग है। ये 2/3 जो डिस्टेंस है ये उसने कितने टाइम में ट्रैवल करा? 1/3 ऑफ द शेड्यूल्ड ट्रैवल टाइम। यूजुअली उसको टी टाइम लगता था, उसके 1/3 टाइम में ही उसने 2/3 डिस्टेंस कवर कर ली। तो इसने 1/3 टाइम में ये 2/3 डिस्टेंस कवर कर ली एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट एट 40 किलोमीटर पर आवर टू रीच ऑन टाइम। जो बचा कुचा रूट था वो उसने 40 की स्पीड पे करा और वो बराबर टाइम पे पहुंच गया। बराबर टाइम पे पहुंच गया मतलब क्या? ये 2/3 डिस्टेंस तो ठीक है 1/3 टाइम में कवर करी, मुझे बराबर टाइम में पहुंचना है, मतलब मुझे टी टाइम में पहुंचना है। ये स्टार्टिंग में बात हुई थी, टी उसका नॉर्मल टाइम है।
अगर मुझे टी टाइम में पहुंचना है, मैं 2/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑलरेडी 1/3 टी यूज कर चुका हूं। टी टाइम टोटल टाइम है जहां मुझे पहुंचना था, 1/3 टाइम में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं ये 2/3 डिस्टेंस कवर करने में। तो बचे कुछ ही जो 1/3 डिस्टेंस है, ये मैं कितने टाइम में कवर करूंगा, बस मुझे ये बता दो। मैं इसको 2/3 टाइम में कवर करूंगा। टोटल मुझे टी टाइम में पहुंचना है, 1/3 टाइम में ऑलरेडी स्पेंड कर चुका हूं, बचा कुचा 2/3 टाइम मैं स्पेंड करूंगा ये बचा कुचा 1/3 डिस्टेंस कवर करने में। तो इसकी भी इक्वेशन बना सकता हूं। क्या इक्वेशन बनाऊंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। मैंने 1/3 डिस्टेंस कवर करी, किस टाइम में? 2/3 टाइम में। तो मैंने कितनी स्पीड से चला? मैं 40 की स्पीड से चला। ये वाली बात दी हुई है, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। d/2t इज इक्वल्स टू 40। तो d इज इक्वल्स टू 80t। यहां से मुझे मालूम पड़ गया d इज इक्वल्स टू 80t। ऊपर मुझे मालूम ही था क्या, d/60 इज इक्वल्स टू t प्लस 3.5। अब पूछा क्या गया है? द स्केड्यूल्ड अराइवल टाइम ऑफ द बस इज। बेसिकली t की वैल्यू पूछी गई है। अगर मुझे t की वैल्यू पूछी गई है तो मैं ये जो d है इसको यहां रिप्लेस कर देता हूं। तो d/60 मतलब 80t/60 इज इक्वल्स टू t प्लस 3.5। ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, 4t इज इक्वल्स टू 3t प्लस 10.5। तो t की वैल्यू आ गई 10.5। मतलब नॉर्मली उसको 10.5 आवर्स लगते थे वो डिस्टेंस कवर करने में। तो 9 बजे के बाद 10.5 आवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 7:30 PM। वो 7:30 PM पे पहुंच जाएगी। दिस इज द राइट आंसर। Anil invests 22,000 for 6 years in a scheme with 4% interest per annum, compounded half yearly. अब क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो ये जो 4% का इंटरेस्ट है वो एक्चुअली तुमको 2% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पूरे साल का 4% है तो हाफ ईयर का 2% हो गया। और 6 ईयर्स तक कंपाउंड हो रहा है और हर आधे साल में कंपाउंड होगा, तो मतलब टोटल 12 कंपाउंडिंग होगी। तो ये 22,000 का सम 2% से बढ़ेगा 12 टाइम्स तक। मतलब 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 की पावर 12, ये उसका सम बन जाएगा। सेपरेटली सुनील इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन द सेम स्कीम फॉर 5 years। तो अब तुम्हारे सामने सुनील है, उसने कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, लेट्स से x अमाउंट इन्वेस्ट करा, सेम स्कीम में इन्वेस्ट करा, तो इसको भी वही चीज होगी, 2% उसको मिलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो टोटल इसने करा 5 years तक इन्वेस्ट। तो अगर 5 years तक इन्वेस्ट करा, x उसका अमाउंट था, 2% से बढ़ता गया 5 years तक, मतलब टोटल 10 टाइम्स कंपाउंडिंग हो गई उसकी, x इंटू 1.02 की पावर 10। ये है सम सुनील का आफ्टर 5 years। ये था सम अनिल का आफ्टर 6 years। ठीक है, एंड देन री इन्वेस्ट द इंटायर अमाउंट ही रिसीव्स एट द एंड ऑफ 5 years फॉर 1 year एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल के बाद उसको ये अमाउंट मिला, इसको उसने री इन्वेस्ट कर दिया 10% सिंपल इंटरेस्ट से, मतलब ये 10% से और बढ़ गया। तो ये x इंटू 1.02 की पावर 10 तो था ही, इसमें और 10% बढ़ा दो, मतलब इंटू 1.1 कर दो। ठीक है, 6 साल के बाद ये सम हो गया। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बोथ एट द एंड ऑफ 6 years आर इक्वल, देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन रुपीज मेड बाय सुनील इज। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई। तुमसे पूछा है बताओ x की वैल्यू क्या है? सीधी सी बात है, तुमको बोला गया है 22,000 इंटू 1.02 की पावर 12 इज इक्वल्स टू x इंटू 1.02 की पावर 10 इंटू 1.1। सॉल्व फॉर x, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है ही, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 12 कट के 2 बचेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 22,000 इंटू 1.02 इंटू 1.02, पावर 2 थी तो 2 बार लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 1.1। इसको कैलकुलेटर में डालो और आंसर निकाल लो, दैट इज इक्वल्स टू 20808। दिस इज द राइट आंसर। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज दिस इज इक्वल टू। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जीपी का क्वेश्चन है, बस उसको लिखा इस तरीके से गया है कि आदमी डर जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/7। यहाँ पे क्या है, 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर।
यहाँ पे 1/5 का क्यूब, सेम 1/5 का क्यूब माइनस 1/7 का क्यूब, इसी तरीके से चलता जा रहा है ऑल द वे टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 इंटू 1/7, ठीक है, प्लस इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/5 की पावर 4 माइनस 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/7 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये 1/5 के क्यूब को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, क्या होगा प्लस 1/5 की पावर 6 माइनस 1/5 का क्यूब माइनस 1/7 का क्यूब। अब ध्यान से देखना, यहां पे दो जीपी चल रही है। पहली जीपी है इसकी 1/5 का स्क्वायर, 1/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 6, एक ये वाली जीपी चल रही है। और एक दूसरी जीपी चल रही है 1/5 इंटू 1/7, 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/7 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब इंटू 1/7 का क्यूब। इस तरह से काम चल रहा है। तो दोनों जीपी को अपन अलग अलग कर देते हैं। पहली जीपी क्या है 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 6, ऐसा चलता जाएगा ऑल द वे टिल इंफिनिटी। ये पहली जीपी हो गई। सेकेंड जीपी कौन सी है, ये ग्रीन वाली 1/5 इंटू 1/7, ये माइनस का है, माइनस 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/7 का स्क्वायर माइनस 1/5 का क्यूब इंटू 1/7 का क्यूब। ये दूसरी जीपी चल रही है। अब दोनों की दोनों इनफाइनाइट जीपी है, अपन दोनों की दोनों इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे। एक काम करते हैं, इस ग्रीन वाले में से पहले माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1/5 इंटू 1/7 प्लस 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब इंटू 1/7 का क्यूब। ये चल रहा है ऑल द वे टिल इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। अब देखो, इनफाइनाइट सम ऑफ अ जीपी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब पहले अपन ऊपर वाली जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर निकालते हैं। इसका a अपॉन 1 माइनस आर क्या होगा, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 का स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट टर्म, अपॉन इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इस जीपी में यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है, तो 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो 1/25 अपॉन 1 माइनस 1/25, तो ये हो जाएगा 1/25 अपॉन 24/25, ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया 1/24। ठीक है, तो जो पहली जीपी थी इसका आंसर है 1/24। ठीक है, सेकेंड वाली देख लेते हैं। सेकेंड वाले को सॉल्व करना है तो क्या करना है, सेम चीज करनी है, a अपॉन 1 माइनस आर ही करना है अपने को। अब a अपॉन 1 माइनस आर कैसे होगा, तुम बोलोगे कि इस माइनस साइन के अंदर जो ये वाली जीपी है मुझे इसको सॉल्व करना है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 इंटू 1/7, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, ये 1/5 इंटू 1/7 है, ये 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/7 का स्क्वायर है, ये 1/5 का क्यूब इंटू 1/7 का क्यूब है, तो कॉमन डिफरेंस भी वही, ये फर्स्ट टर्म है 1/5 इंटू 1/7, तो माइनस 1/5 इंटू 1/7, ये है सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो 1/35 अपॉन 1 माइनस 1/35, तो 1/35 अपॉन 34/35, ये से कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया 1/34। तो इसकी वैल्यू है 1/24, इसकी वैल्यू है 1/34। अब तुमसे क्या पूछा गया था, तुमसे बोला गया था कि यार इस पूरी चीज की वैल्यू निकालो ऑल द वे टिल इंफिनिटी, यही करना चाह रहे थे अपन। फिर अपन ने बोला कि यार ये दो जीपी में ब्रेक हो जाता है। पहली जो जीपी है इसकी वैल्यू 1/24 है, माइनस ये माइनस साइन लगाया अपन ने, माइनस सेकेंड जीपी जिसकी वैल्यू है 1/34। तो मुझे फाइनली निकालना है पहली जीपी 1/24 माइनस दूसरी जीपी
1/34 दैट इज इक्वल्स टू 34 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 24. इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 5/408. सो दिस इज द राइट आंसर. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. The sides AD and BC, when extended, intersect at point E. AB is 2 cm and CD is 1 cm. तो इस टाइप का कुछ फिगर दिया हुआ है जहां पे ये AB हो गया 2 cm, CD हो गया 1 cm. इन दोनों को अगर एक्सटेंड किया जाए, AD को एक्सटेंड करे और BC को एक्सटेंड करे, तो ये जाके पॉइंट E पे मिल रहा है. तो बेसिकली एक इन्वर्टेड ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर ये ट्रेपेजियम बना हुआ है. ठीक है. एंड द पेरीमीटर ऑफ ABCD इज 6 सेंटीमीटर. ये जो पूरा का पूरा ट्रेपेजियम है इसका पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ये पूरा मिला के 6 सेंटीमीटर. 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 6 में से 3 सेंटीमीटर तो वहीं होगा. अब ये AD और BC मिला के 3 सेंटीमीटर होंगे. मतलब ये AD प्लस BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए. एक काम करता हूं, मैं ये BC को x सेंटीमीटर मान लेता हूं. अगर ये x हो गया तो AD क्या निकल आएगा? AD निकल आएगा 3 माइनस x. देन द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल AEB इज. बेसिकली इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा गया है. अब पूरा पेरीमीटर निकालना है तो मुझे ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी पड़ेगी. ये लेंथ और ये लेंथ मैं कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा कि यार ये तो ट्रेपेजियम है. अगर ट्रेपेजियम है तो AB और CD पैरेलल है, ये दिया हुआ भी है. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. किसी भी ट्राइंगल के अंदर तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो सिमिलर ट्राइंगल होता है. ये बात तुम एक्सपीरियंस से भी समझ जाओगे और यहाँ पे तुम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि यार ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये एंगल कॉमन हो गया. तो बेसिकली ट्राइंगल ECD इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBA. सीधी सी बात है. अब जैसे तुमने ट्राइंगल की सिमिलरिटी एस्टैब्लिश कर दी, तुम रेशो ले सकते हो साइड्स का. तुम बोल सकते हो कि ED अपॉन EA इज इक्वल्स टू EC अपॉन EB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB. सारी साइड्स का तुमने रेशो ले लिया. अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तुम कौन सा रेशो जानते हो? तुम ये DC जानते हो और ये AB जानते हो. तो तुम ये बात जानते हो कि ये 1/2 के बराबर है. मतलब ED अपॉन EA और EC अपॉन EB ये 1/2 के बराबर है. इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि जो भी ED है EA उसका डबल है, तभी तो 1/2 का रेशो आया. जो भी EC है EB उसका डबल है, तभी तो 1/2 का रेशो आया. अब इस चीज को फिगर के अंदर देखो. मुझे पता है कि जो EB है वो EC का डबल है. जो भी EC है उसका डबल हो जाएगा EB. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाए. तुम ध्यान से सोचो, ये x है और ये भी अगर x हो जाए तो दोनों मिला के 2x हो जाएंगे, तभी तो ये EC का डबल हो जाएगा EB. सिंपल सी बात है. तुम इसको कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, बट सीधी सी बात है सोचने की कि जो भी ये लेंथ है इसकी पूरी लेंथ डबल हो गई. मतलब EC और CB बराबर हो गई. ये भी x, ये भी x, तो पूरा मिला के 2x. बहुत बढ़िया. तो अगर ये x हो गया तो दिस इज ऑल्सो x, और ये 3 माइनस x हो गया तो ये भी 3 माइनस x हो गया. यहां पे भी सेम लॉजिक लगता है कि अगर ये 3 माइनस x है और ये भी 3 माइनस x है तो टोटल ये ED का डबल हो जाएगा EA. अब तुमको क्या निकालना है? तुमको निकालना है पेरीमीटर. मतलब 2 प्लस x प्लस x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 माइनस x. टोटल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर. तो 8 इज द राइट आंसर.